अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। बल्ले का निशान लिया गया तो मखसूस नशिस्तें हमसे छीन ली जाएंगी। ये था वो खदशा जिसका इजहार तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने काजी वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फाइज ईसा साहब के सामने रखा था। चीफ जस्टिस साहब ने भी यकीन दहानी कराई थी कि अगर इंसाफ से इनराफ किया गया तो अदालत उज़्मा आपको रिलीफ देगी, मगर सलमान अकरम राजा साहब की वो दरख्वास्तें जो मखसूस नशिस्तों की को चोरी होने से पहले ही रोक सकती थी, कभी समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुई। जब खदशे के एन मुताबिक तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो अब कंसिडर की जाती है, उसकी मखसूस नशिस्तों को इलेक्शन कमीशन ने माले गनीमत की मानंद बाकी तमाम जमातों में बांट दिया, तो अदालत उज़्मा ने कोई खास जल्दी नहीं दिखाई, बल्कि हर तरह के पार्लिमानी, सदारती और सेनेट के इंतखाबात को गुजर जाने दिया गया। यहाँ ये बात अहम है कि इलेक्शन कमीशन के इस अमल से आज के हुकूमती इत्तेहाद को कानून साज असम्बली में 2/3 अक्सरियत तक पहुंचा दिया गया। गुज़िश्ता जुमे को होने वाले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में वफाकी वजीर कानून जनाब आजम नज़ीर तारड़ साहब ने इजलास को इस बुनियाद पर मौखर करने की दरख्वास्त की कि हुकूमत जजेस की तकर्रुरी के तरीक़ेकार पर कानून साजी करने जा रही है। कहा जा रहा है कि हुकूमत इस आइन साजी के आड़ में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करने का इरादा रखती है। इस हवाले से वजीर कानून से मौक़िफ़ लिया गया तो वो कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह गए। अवामी तौर पर हुकूमती वुज़रा आइन साजी से निकलने वाली एक्सटेंशन पर इशारों कनायों में बात कर रहे थे, मगर ऐसा नहीं है कि हुकूमती इरादों से ऑपोजिशन इत्तेहाद लाइल्म हो। PTI के तमाम रहनुमा एलानिया इसरार कर रहे थे कि मौजूदा हुकूमत को अवामी हिमायत हासिल नहीं है। सेनेटर हामिद खान साहब का कहना था कि किसी भी आइन साजी से कबल मैंडेट का तयन करना लाजिम है। ये बात वाज़े नजर आती है कि मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को देने से 2/3 की हुकूमत बना दी गई, जो आईनी तरमीम की ताकत रखती है। एक ऐसे इलेक्शन जिसकी शफाफियत पर पहले ही काफ़ी सवालात उठ रहे हों, वहाँ 2/3 अक्सरियत से नवाज कर मामला और मुतनाज़ा बना दिया गया। कौमी असम्बली में खवातीन के लिए 60 और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों की तादाद 10 है। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली की 75 सीटें जीती हैं और 9 आज़ाद अरकान की शमूलियत से तादाद 84 तक जा पहुंची। इस तनासब से नून लीग को कौमी असम्बली में खवातीन की 19 और अकलियत की 3 नशिस्तें बनती थी, मगर नून लीग को खवातीन की मजीद 15 और अकलियत की 2 नशिस्तें देकर खवातीन की 34 और अकलियत की 5 नशिस्तें कर दी गई। पीपल्स पार्टी ने 54 जनरल नशिस्तें जीती। इस तनासब से पीपल्स पार्टी को खवातीन की 12 और अकलियत की 2 नशिस्तें मिलनी चाहिए थी, मगर पीपल्स पार्टी को खवातीन की मजीद 4 और अकलियत की 1 नशिस्त देकर खवातीन की 16 और अकलियत की 3 नशिस्तें कर दी गई। जबकि हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल मुस्लिम लीग ज़िया, बाप पार्टी, BNP, नेशनल पार्टी के कौमी असम्बली में एक रुकन है। MQM पाकिस्तान की बात करें तो MQM पाकिस्तान के अरकान की मजमूई तादाद 22 तक पहुंच गई है। MQM ने 17 जनरल नशिस्तें हासिल की, उसे खवातीन की 4 और अकलियतों की 1 नशिस्त मिली। मुस्लिम लीग काफ के कौमी असम्बली में अरकान की तादाद 5 है, जिसमें मुस्लिम लीग काफ ने 3 जनरल नशिस्तें जीती, 1 आज़ाद रुकन शामिल हुए और 1 उसे मखसूस नशिस्त मिली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कौमी असम्बली में अरकान की मजमूई तादाद 4 हो गई है, जिनमें 3 जनरल और 1 खवातीन की नशिस्त शामिल है। कौमी असम्बली में जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के अरकान की मजमूई तादाद 11 हो गई है। JUI-फ़े ने 6 जनरल नशिस्त और 4 खवातीन और अकलियत की 1 नशिस्त हासिल की। MWM की बात करें, MWM, PK मैप, BNP मेंगल की 1 नशिस्त है। सूबा पंजाब के लिए खवातीन की 32 नशिस्तें मखसूस है। मुस्लिम लीग नून को 27 नशिस्तों से नवाज दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की सिर्फ 7 सूबाई जनरल नशिस्तें जीतने वाली JUI-फ़े को 10 खवातीन और 1 अकलियत की नशिस्त दी गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को खवातीन की नशिस्तें मिलने की सूरत में सूबे में JUI-फ़े को 2 से ज़ायद नशिस्तें मिलना भी मुमकिन नहीं थी। मुस्लिम लीग नून को 7 जनरल नशिस्तों पर 8 खवातीन और 1 अकलियत की नशिस्त दी गई। पीपल्स पार्टी को 4 जनरल नशिस्तों पर खवातीन की 6 और अकलियत की 1 नशिस्त अलॉट की गई। आज सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। आज के फैसले के दूरस नताइज नजर आ रहे हैं। समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने रिमार्क्स दिए कि अगर किसी सियासी जमात के पास इंतखाबी निशान नहीं है तो क्या इसके उम्मीदवार नुमाइंदगी के हक से महरूम हो जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नुक्ता उठाया कि क्या सियासी जमात अपनी जीती हुई सीटों के मुताबिक मखसूस नशिस्तें लेगी या ज्यादा भी ले सकती है, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह का कहना था कि सियासी जमात को उतनी ही मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं जितनी जीती हुई नशिस्तों के तनासब से उनकी बनती हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि कानून में कहाँ लिखा है
कि बची हुई नशिस्तें दोबारा उन्हीं सियासी जमातों में तकसीम की जाएगी। हमें पब्लिक मैंडेट की हिफाजत करनी है। असल मसला पब्लिक मैंडेट का है, यानी जितनी नशिस्तें जिस जमात की होंगी उसी तनासब से उसे मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। किसी की नशिस्तें दूसरे को देना मैंडेट के खिलाफ है। आइन के बुनियादी उसूलों को सिर्फ फेरिस्त ना देने की बुनियाद पर कैसे रद्द किया जा सकता है? आइन वाज़ेह है कि नुमाइंदगी मुतनासिब होगी और पार्लियामान में अवामी मैंडेट नजर आएगा। कानून में यह कहां लिखा है कि इंतखाबी निशान ना मिलने पर वो सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती? सलमान अकरम राजा साहब ने जवाब देते हुए कहा कि जी, यही सवाल लेकर इलेक्शन से कबल मैं अदालत गया था। जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब ने अहम रिमार्क्स देते हुए मजीद कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया। कानून में कहां लिखा है कि इंतखाबी निशान ना मिलने पर वो बतौर सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकती? एक बात तो तय है, जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी है उतनी ही मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत के इख्तिताम पर हुक्मनामा लिखवाते हुए केस की समाअत 3 जून तक मुलतवी कर दी और हुक्म दिया कि 3 जून से समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। फैसले में लिखा कि मेंबरान के अब तक डाले गए वोट और कानून साजी में राय मुअत्तल तसव्वुर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का इतलाक माजी से नहीं बल्कि आज से होगा। अटॉर्नी जनरल ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत लार्जर बेंच की इस्तदा कर दी। अटॉर्नी जनरल ने फैसले में मुतनासिब नुमाइंदगी में इजाफी अरकान का लफ्ज लिखने पर एतराज किया और इस्तफसार किया कि अभी अदालत ने यह फैसला करना है कि मुतनासिब नुमाइंदगी थी या नहीं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर मुतनासिब नुमाइंदगी का लफ्ज हुक्मनामे से निकाल दिया। फैसला आने के बाद जो है वो तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत काफ़ी जोश व खरोश और खुश नज़र आ रही थी। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि हमें आज नज़र आ रहा है कि आइन और कानून की फतह होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने बड़े पुरमसरत अंदाज में इस बात का इरादा किया कि मखसूस नशिस्तों पर आए लोग अब किसी कानून साजी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ये भी डायरेक्शन दी है कि यह 78 मेंबरान साहिबान जो सीटों पे पार्लियामान आए हैं या असम्बलियों में जा चुके हैं, वो आइंदा किसी भी कानून साजी में वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पुरानी रिवायत है कि जिस भी सियासी जमात के हक में अदालती फैसले आते हैं उसको लगता है अब सब कुछ आईनी और कानूनी तौर पर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक और अहम केस फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई और चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा साहब ने फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कमीशन ने कोई नहीं दी, हमारा वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताते चले कि आज शहर इक़्तिदार में खासा अहम दिन रहा, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से ये अहम पेशरफ्त हो रही थी तो दूसरी जानिब एक निहायत अहम पेशरफ्त उस वक्त भी हुई जब पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफ़ीर ने ऑपोजिशन लीडर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल जनाब उमर अयूब खान साहब से उनके चेंबर में जाकर मुलाकात की। इस मुलाकात में कौन कौन से उमूर ज़ेर बहस आए, आज प्रोग्राम में आपको उस हवाले से भी बताएंगे। और नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में हसन रज़ा पाशा साहब, साबिक चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, सीनियर माहिर कानून है। पाशा साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सीनियर माहिर कानून। ज़ुबैरी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ पैनल में शरीक हैं शहबाज खोसा साहब, एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सीनियर माहिर कानून। खोसा साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पाशा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। आज पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो केस है वो बड़ी अहमियत इख्तियार उस वक्त कर गया जब आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब करे थे, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया है। अगली समाअत 3 जून तक होगी, लेकिन आप समझते हैं ये जो रिजर्व सीट जिस तरह से फिर बांटी गई थी दीगर जमातों में, ये फैसला मुअत्तल करने का सही दुरुस्त है और एन कानून के मुताबिक है? आइन देखिए, जिस पॉइंट पे इन्होंने ये मुअत्तल किया वो तो मैं समझता हूँ कि वो ठीक है। उसकी वजह यह है कि आईनी सवाल ये उठाया गया कि क्या किसी और पार्टी का मैंडेट दूसरी पार्टी को दिया जा सकता है, क्योंकि आइन में ये लिखा है कि उनकी हासिल करदा सीट्स के तनासब से ये स्पेशल सीट्स मिलेंगी। जो मसलन फ़र्ज़ कर लें नून ने या पीपल्स पार्टी ने जो सीट्स हासिल की थी उनके तनासब से तो उनको ये स्पेशल सीट्स मिल सकती हैं, लेकिन अदरवाइज़ उनके तनासब से जो ज़ायद सीटें हैं वो इनका हक नहीं बनता। इसीलिए आप देखें कि आधा फैसला हुआ है
कि ये सीटें जो उनको गई हैं वो ख़त्म, लेकिन इस एक्सटेंट तक उन्होंने फैसला नहीं किया कि अगर ये उधर नहीं गई तो फिर ये किधर जानी चाहिए। मीनिंग देयर बाय कि अभी 50% डिसीजन आया है, 50% बाकी है। यकीनन इस पे क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन का मेरे हिसाब से ये केस है, ज़ुबैरी साहब बैठे हैं अभी, वो भी शायद अगर उनकी नज़र में कोई गुजरा हो, मुझे ये समझ आ रही है कि दिस इज़ फर्स्ट इम्प्रेशन केस कि इस तरह का फैसला हुआ, इलेक्शन कमीशन ने किया और फिर पेशावर हाई कोर्ट ने, लेकिन किसी और को सीट्स देने का जो है वो बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद है कि वो और ये ना दे के अब ये जाएंगी किधर, राइट, ये सीट्स जाएंगी। जुबैर साहब, ये सवाल आपकी तरफ लेके आऊंगे कि ये कहाँ लिखा है आर्टिकल 51 की अब ये तशरीह जो पहली बार अब ये सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला आया है, ये किधर लिखा है जुबैर साहब कि अगर सीट्स जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी तो वो दूसरों में बांटी जा सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। यही हम कह रहे थे शुरू से, और जब ये इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया था उस वक्त हमने कहा था कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपका अगर ये पॉइंट है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खुद एक इंडिपेंडेंट, उनके साहब ने इंडिपेंडेंट की हैसियत से लड़ा था, आज़ाद हैसियत से, तो आपने जो उनसे इल्हाक किया तो हो सकता है आप इंटाइटल्ड ना हो अपनी सीटों के, और लेकिन ये बात भी बिल्कुल गलत थी उनकी कि उन्होंने उन सीटों को उनके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल, हसन भाई जो है बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल आइन में मुतय्यन किया हुआ है कि आपकी जो इलेक्शन में जो आपको सीटें मिलेंगी उसके तनासुब से आपको रिजर्व सीट्स मिलेंगी, और आप उससे ज़्यादा आपने उठा के वो बांट दी उसमें। तो ये फैसला अभी होना है कि आपको अपनी तनासुब से ज़्यादा मिल सकती है, अगर नहीं मिल सकती तो जो सीटें रह जाती अब नहीं हो सकती और वो दूसरी सारे लोग इंडिपेंडेंट हैं, तो उन सीटों का क्या होगा। मैं समझता हूँ कि जो भी उसका होगा लेकिन दूसरों को नहीं मिल सकती। लेकिन सारा जो ये बात थी शुरू नहीं, तो फिर वेकेंट, जुबैर साहब, वेकेंट रखी जाएंगी कि अगर इनको भी नहीं मिलेंगी? हाँ, क्योंकि वेकेंट उस वक्त तक रखी जाएंगी जब इस बात का तयन नहीं हो जाएगा कि ये आज़ाद हैसियत में एक रजिस्टर्ड पार्टी के लोगों से बल्ले का निशान ले लिया गया, तो वो आज़ाद हैसियत में वो टीडे करेले इन सिंबल्स पे वो इलेक्शन लड़े और फिर उनको उन सीटों का क्या वो हकदार है नहीं। तो ये दो पॉइंट अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करने हैं कि जी इनकी आज़ाद हैसियत का क्या रोल है, जबकि वो इलेक्शन कमीशन की रजिस्टर्ड पार्टी है। वो पार्टी वो एज इंडिपेंडेंट नहीं थे, वो एक पार्टी थी, लेकिन नेचुरली आपने उनसे सिंबल ले लिया तो उनको आज़ाद हैसियत में कर दिया। मैं तो उस वक्त भी कहता था कि ये आज़ाद हैसियत इनकी उस तरह की नहीं है जो नॉर्मल एक आज़ाद कैंडिडेट लड़ता है, ये एक रजिस्टर्ड पार्टी से है, तो वो रजिस्टर्ड पार्टी खत्म नहीं कर दी गई। वो पार्लियामेंट में उनका एग्जिस्टेंस, बेशक उनको आज़ाद हैसियत से लड़ा, लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस पार्लियामेंट सुप्रीम जब ये पार्लियामेंट बनेगी तो वो आज़ाद हैसियत उनकी खत्म हो जाएगी, और क्योंकि वो एक पार्लियामेंट एक हिस्सा है एक रजिस्टर्ड पार्टी का, तो ये तो कहीं फैसला नहीं हुआ कि जी वो पार्लियामेंट में इलेक्ट होने के बाद भी अपनी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं सकते और आज़ाद हैसियत में रहेंगे। तो ये बड़ा क्रूशल पॉइंट है, क्या कि वो आज़ाद रहेंगे या वो पीटीआई के मेंबरान कराएंगे, नंबर 1। फिर नंबर 2 है कि जी अगर वो आज़ाद रहेंगे तो दूसरी पार्टियों को उसका हक है। तो ये बड़े क्रूशल पॉइंट है और ये बड़े इसके दूर नताइज होंगे जो बात है, क्योंकि सारा गेम जो हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने किया और पेशावर हाई कोर्ट ने उसका अपहोल्ड किया 2/3 मेजॉरिटी देने के लिए पीडीएम की हुकूमत को, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सके। इसी तरफ आऊंगी, ये जो 2/3 मेजॉरिटी देने और जिससे आज बहरहाल मौजूदा हुकूमत और इत्तेहादी हुकूमत महरूम हो गई है इस फैसले के तनाजुर में, खोसा साहब आपको क्या लगता है ये डिलिबरेटली किया गया था? क्योंकि आज ये भी बात रेज हुई, जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब ने ये बात रेज की कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मुतजाद मौक़िफ है वो कैसे कायम कर लिया इलेक्शन कमीशन ने। एक तरफ आपने पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उसको तस्लीम किया और दूसरी तरफ आप उसको मखसूस नशस्तों से महरूम कर रहे हैं। ये नुक्ता भी ज़ेरे बहस आया कि ये एक टेक्निकल एतराज़ ज़रूर हो सकता है कि अगर आप उन्होंने लिस्ट नहीं सबमिट कराई जिसके बेसिस पे आपने उनको रिजर्व सीट अलॉट नहीं की, लेकिन ये टेक्निकल एतराज़ हो सकता है, ये आइन को कैसे तब्दील कर सकता है या रद्द कर सकता है? देखिए, ये क्वेश्चन आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है। इतना कुछ हुआ, सिंबल ले लिया गया, उसके बाद बंदों को कैंपेन नहीं करने दी गई, उसके बाद उनको पकड़ दकड़ हुई, उससे पहले 9th में हुआ, ये सारा कुछ हुआ, तो ये किसी पर्पस के लिए ही हो रहा था और ये पर्पस जो है उसी की वजह से ये इतनी आइन की तोड़ मरोड़ भी की गई। आर्टिकल 51(6) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जी, उसकी जो रूह है वो ये है कि जो पार्टी जितने वोट लेती है, जितनी नशिस्तें लेती है, उसी के मुताबिक उसको सीट्स मिलेंगी रिजर्व। और कॉन्स्टिट्यूशन में बेशक आर्टिकल 51(6) का ये अगर केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन हो भी, मगर इस बात की तशरीह और इस बात पे बड़ी क्लैरिफिकेशन जगह जगह आ गई है कि हमने उसकी रूह को देखना है। जहां कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कुछ नहीं मिल रहा तो हमने उसकी स्पिरिट देखनी है कि वो क्या इससे
करना चाह रहे हैं। वो बिल्कुल हरगिज नहीं चाह रहे आइन बनाने वाले कि ऐसी जमात को वो सीटें दे दी जाएं जिसका वो मैंडेट ही नहीं है, जिसके पास उतने वोट ही नहीं है। हाँ, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये बिल्कुल क्लियर बात है कि रात के 11 बजे पीटीआई से सिंबल खींचा गया, और जब रात के 11 बजे उनसे खींचा गया तो वो लिस्टें नहीं फराहम कर सके, और उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद को एज अ डिवाइस ज्वाइन किया। ये सारे पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट ही थे और पीटीआई के कैंडिडेट ही थे। तो ये कह देना कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के या ये इनका कोई अपना तशख्खुस था, तो ये कोई इनका अपना तशख्खुस नहीं था। ये पीटीआई की आइडियोलॉजी पे बैक्ड कैंडिडेट्स थे, और ये जो रिजर्व सीट्स हैं ये भी उन्हीं की जमात को, या जिस डिवाइस या जिस खाली गाड़ी में जाके वो बैठे उसी को उसके बदले में मिलनी चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में तो ये 100% फैसला आ चुका हुआ है। अब इस पे किसी ने मानना है 50%, तो 50% तो बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, बाकी 50% भी मान लेना चाहिए, क्योंकि ये बाकी बात भी बड़ी क्लियर है। आइन की रूह ये है 51(6) ये है कि जिस पार्टी ने जितनी सीट्स ली हैं उसी के हिसाब से उनकी विमेन और उनकी माइनॉरिटीज को जो कि जनरल इलेक्शन नहीं लड़ सकते उनको वो सीट्स दे। राइट पाशा साहब, चूंकि असल मसला ही मैंडेट का है, और जिस तरह से मंसूर अली शाह साहब के भी रिमार्क्स आए कि किसी की नशिस्तें दूसरे को दे देना मैंडेट के खिलाफ है। अब ऐसे में ये मखसूस नशिस्तें माल गनीमत के तौर पे जो है वो बांटी गई, और उसके बाद इलेक्शंस भी हमने देखे, सदर का इंतखाब हुआ, सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब हुआ। आपने देखा अभी भी केपी का जो सेनेट का हाउस है वो इनकम्प्लीट है। क्या स्टैंडिंग होगी इसकी? देखिए, स्टैंडिंग तो जहां तक तल्लक है, प्रेसिडेंट का इतलाक तो उसका आज से ही होगा, शायद इतने मार्जिन से है कि अगर इनको निकाल भी दिया जाए तो वो मेरा ख्याल मुंतखबी तस्वर होंगे, और सेम इज़ द पोजीशन विद चेयरमैन सेनेट। बात सिर्फ इतनी है, 50% कहने का मकसद ये था कि उनको जो दी गई थी वो विदहेल्ड कर दी गई कि ये अब आपकी नहीं है। राइट, किसको देनी है ये अभी तक बकाया है। ये 200% खोसा साहब बना लें, इनका अपना परसेंटेज है, लेकिन मैंने तो एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्सेप्ट है उस हवाले से कहा कि जो इस वक्त जो इंटरम ऑर्डर हुआ है उसकी जो स्पिरिट है वो ये है। एनीवेज, ये जो उनको ना देने की जो बात है, दिस आज का जो डिसीजन है, दिस डिप्राइव्स देम ऑफ 23 सीट्स, ये जो एडिशनल सीट्स थी। सो इनके पास 2/3 मेजॉरिटी, अब 209 पे आ गए ना, 209 सीट्स पे 2/3 मेजॉरिटी तो बिल्कुल खत्म हो गई ना जी। ये तो आप नहीं कह सकते कि 2/3 मेजॉरिटी। अभी जो इंसिस्टेंस है हुकूमत का कि जी लार्जर बेंच की तरफ ये मामला, आज आजम नजीर तारर साहब की भी यही इंसिस्टेंस थी। आप क्या देख रहे हैं? आप जो 50% का बार बार कह रहे हैं कि कोई ओवरटर्न हो सकती हैं चीजें। नहीं, मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ये फैसला वाकई थोड़ा सा मज़ीद मेहनत तलब है, और इस पे मज़ीद इनको यकीनन करना पड़ेगा कि जिन हालात में पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स मुंतखब हुए और फिर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए, तो उसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ ऐसी थी जिनकी बुनियाद पे उनको नहीं दी गई। और वो ये कि जी कि एक कट ऑफ डेट होती है कि फ़लाँ डेट को हर पार्टी ने अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट देनी है। वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बदकिस्मती से नहीं दी हुई थी, जिसकी वजह से उनको ये हाथ धोना पड़ा। और फिर जब वो उनको नहीं दी गई तो फिर उन्होंने बंदर बांट कर दी। बंदर बांट की हद तक तो वो ख़त्म हो गया। लेकिन जो अभी जो सूरत हाल है, इसको अगर देखा जाए तो अगर लार्जर बेंच बन जाए तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के उसके देखते हुए इनको तादाद इतनी ही रखनी चाहिए कि कल कोई भी जो एग्रीड पार्टी है वो अगर अपील में जाती है तो फिर भी। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये तो 185(3) की गई है, शायद इसमें वो ना लागू होता हो, और बहरहाल वहाँ पे रिव्यू की भी होती है चांस। लेकिन अगर कोई हुकूमती या कोई इफेक्टी ये कह रहे हैं कि ये इसको लार्जर बेंच बना दिया जाए तो कोई मजाका नहीं है, बन जाए कोई। राइट। और नाज़रीन, इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। गुफ्तगू सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जुबैर साहब, आपका ही कमेंट इस पे ही सर, जो सबसे प्रोफाउंड लीगल इम्पैक्ट जिसका आपने शुरू में ही जिक्र किया 2/3 मेजॉरिटी का, जिससे आज हुकूमत महरूम हुई है, आपको क्या लग रहा है? पाशा साहब कह रहे हैं 50% अभी ये बात फैसला हुआ है, अभी 50% जो है वो बाकी है। सो ये अगर 5 रुकनी बेंच की तरफ ये मामला जा रहा है और जो हुकूमत जिस पर इनसार कर रही है कि लार्जर बेंच ही सुने, आपको ये क्या होते आगे नजर आ रहा है? देखिए, इन द मीनवाइल मेरे पास ऑर्डर की कॉपी आ गई है, उसमें खुद ही जजेस ने रेफर कर दिया मैटर सेक्शन 4 में
चीफ जस्टिस साहब को टू फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए लार्जर बेंच सिंस द क्वेश्चन अंडर कंसिडरेशन रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल इट द मैटर बी प्लेस्ड बिफोर द कमिटी अंडर सेक्शन 4 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लार्जर बेंच टू हियर द अपील्स। तो वैसे ही ऑर्डर हो गया है कि लार्जर बेंच ही सुनेगी इस केस को, नंबर 1 ये इसमें ऑर्डर है। फिर दूसरी बात, स्टेज जो मिला है उस पे मिला है और कहा इसके प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा इसका, और ये सिर्फ डिस्प्यूटेड सीट की हद तक इफेक्टिव है, ये पैरा 6 में लिखा हुआ है। तो ये जो चीज़ें 50% या 100, मैं तो कहता हूँ ये 100% फैसला होना है। ये एक इंटरिम ऑर्डर है, अब ये आगे सस्टेन होता है या चेंज होता है ये वक्त ही बताएगा अपीलों के चलने के बाद, क्योंकि एडमिट हो गया दोनों चीज़ों पे फैसला होगा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये सीटें मिलनी चाहिए थी, नहीं मिलनी चाहिए थी, या दूसरी जमात को जो अगर नहीं मिलती को दूसरी जमात को दी जा सकती है या नहीं। तो अभी तो पूरा फैसला होने वाला है, ये सिर्फ इंटरिम ऑर्डर है इस वजह से कि ताकि जब डिस्प्यूटेड सीट्स है जिसकी बेसिस पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी और जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी हो गया कि जी हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रहे हैं, शायद उसको अब इस पे अफेक्ट होगा, वो अब नहीं कर सकेंगे जब तक ये बात का फैशन नहीं होता आर्टिकल 51 आर्टिकल 6। और दूसरी बात सर, अगर उन्होंने लिस्टें नहीं भी दी, आइन में कहाँ बार लिखी हुई है कि आइन में कि वो नहीं दे सकते, उनके साथ उनसे सिंबल ले लिया है क्या भी है, तो ये सारी चीजें कोर्ट देखेगा कि क्या वो एक झैली कानून आइन के खिलाफ हो सकता है या नहीं, और इसको ये भी देखना पड़ेगा। ये सारी चीजें भी सामने आएंगी और मुझे नहीं पता उस पिटीशन के अंदर जो अपील है उसके अंदर ये पॉइंट लिया गया या नहीं, वो तो मैं अपील अगर देखूंगा तो फिर ही मैं कुछ कमेंट। राइट, मैं फैजाबाद धन्ना आज नजरसानी केस की भी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बड़े मायूस नजर आए। कोसा साहब आपकी तरफ ये सवाल लेकर आना चाहूंगी, और वो इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उस पर बड़ा मायूस थे। उन्होंने कहा इस कमीशन ने किसी चीज पर कोई फाइंडिंग नहीं दी है, आप लोगों का तो काम था कि किसी जिम्मेदार का तयन किया जा सकता। इंक्वायरी कमीशन ने पार्लियामेंट और जो अदालत की पावर्स जो है वो ली, मगर जो काम करना था वो नहीं किया। कोसा साहब, सुप्रीम कोर्ट ने ही ये जो कमीशन था वो कॉन्स्टिट्यूट किया था, आपको याद होगा 3 रुकनी ये कमीशन था, इंक्वायरी कमीशन। आप सरप्राइज्ड हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ये रिमार्क्स सुनकर? जी, the nature of the elephant in the room is such के मैं सरप्राइज नहीं हूँ, इसीलिए सारी मुल्क की बार्स और इस वक्त सारी हाई कोर्ट्स यही मसला लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो इंटरफेरेंस का लेटर लिखा है वो इसीलिए लिखा है कि जो एलिफेंट इन द रूम है उसको एड्रेस करना पड़ेगा, और इसके लिए एक हाई पावर्ड फुल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अपनी ही एक कमीशन ऑफ सर्विंग जजेस जो कि उस बेसिस पर लें हर किस्म की उनके पास, जिस तरह मेमो गेट में उनके पास पावर्स थी, इसी तरह सारी पावर्स अपनी बरूए कार लाते हुए वो इन्वेस्टिगेट करें, तभी ये मसला हल होगा। और इसका जो इसका कॉज एंड इफेक्ट ये दोनों सुप्रीम कोर्ट को खुद ही तलाश करने पड़ेंगे, और ये इसके बाद इसका तदारुक भी करना पड़ेगा। जब से पाकिस्तान बना है ये हम इस तरह की जजमेंट्स देखते आ रहे हैं। आप जस्टिस मुनीर से शुरू हो जाएं, उसके बाद आप आते जाएं तो आपको ये सारी एक लंबी लिस्ट ऑफ जजमेंट्स मिलेगी जिसमें आपने बार बार डिटरमिन किया कि इंटरफेरेंस होती रही है और इस तरह की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है बीच में आती रही हैं, और इस तरह एक कमीशन बनती रही हैं जो कि टूथलेस रही हैं और कुछ कर नहीं सकी हैं। तो ये आज के जो हियरिंग है इसका मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी इसमें ऑब्जर्वेशंस आई। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल जो 6 जजेस वाला केस लगा हुआ है उसमें ये जजेस रियलाइज करेंगे कि ये जो पासिंग द बक का कॉन्सेप्ट है इसको खत्म करना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट को खुद ही लार्जर बेंच बनाकर या फुल कोर्ट बनाकर इस मसले का हल एक परमानेंटली निकालना पड़ेगा। क्योंकि अब तो इसमें हर हाई कोर्ट ने के जजेस, सब हाई कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट के जजेस अपने चीफ जस्टिस के साथ बैठकर तजावीज भेज चुके हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर चुके हुए हैं कि हर हाई कोर्ट में थ्रेट्स आती रही हैं। बलोचिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट तो यहाँ तक कह चुके हैं कि उनको डेथ थ्रेट्स आती रही हैं। तो ये इस तरह के मामलात को जो है ये सुप्रीम कोर्ट को खुद ही देखना पड़ेगा। सारी बार काउंसिल ने यहाँ पिटीशन जमा कराई हुई है, सब यूनानिमस है इस बारे में कि ये खुद इसको हल करें और इसमें इसका सोल्यूशन भी निकालें। राइट, पाशा साहब, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स थे उससे तो बजाय नजर आ रहा है कि इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको तो वो मुस्तरद करते हैं क्योंकि वो एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज के तौर पे जो है वो नजर आई है। क्या एक तो सवाल ये, फिर आप समझते हैं कि वो दुरुस्त इकदाम था जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब का जब उन्होंने माजरत की थी उस एक रुकनी कमीशन की सरबराही करने से जो कि बनाया गया था प्राइम मिनिस्टर साहब के ईमा पर और यही जजेस के लेटर को लेकर, साथ साथ ये भी कि क्या ये जो
जो अब जो इन्वेस्टिगेशंस होंगी इस मामले की भी, क्या वो रीअसाइन की जा सकती हैं या कमीशन को कहा जाए कि जी आपकी जो फाइंडिंग्स हैं, जो कि बजाय नजर आ रहा है कि कोई फाइंडिंग्स नहीं है, लेकिन उसको ऑल्टर करने के लिए कोई हिकमत अमली का हिदायत की जा सकती है? देखिए, जो कमीशन बनना था वो हुकूमत पाकिस्तान ने ये नाम दिए थे, उन पे मबनी ये कमीशन था। मीमो गेट का जहाँ तक तल्लक है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने आगे कमीशन बना दिया था, तो ये कमीशन ही बनेगा। अभी इन जजेस का भी हमारी ये मुतालबा है बार काउंसिल का, पाकिस्तान बार काउंसिल का, कि सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच सुने और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या जजेस पे मुश्तमिल कमीशन बनाए और वो सारी एविडेंस कलेक्ट करके एक ऐसा सॉलिड किस्म की रिपोर्ट पेश करे कि जिस पे सुप्रीम कोर्ट फिर आगे जब वो पेश करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उस पे अपना फैसला सादर करे। दूसरी बात जो कही गई है, इसमें वाकई आपने देखा होगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस रिपोर्ट को डिफेंड नहीं किया उन्होंने, और पर्सनली उन्होंने एज अटॉर्नी जनरल कहा कि मुझे इस रिपोर्ट में कोई सब्सटेंस नज़र नहीं आ रहा। और फिर हुकूमत की जानब से जब कहा तो फिर ये ऑर्डर में है कि चीफ साहब ने ये उनको कहा कि आप हुकूमत से पता करके विद इन 2 वीक्स अपनी रिपोर्ट दाखिल करें। अब हुकूमत की मौक़िफ़ सामने आएगा कि वो क्या है। देखिए, बात तो बड़ी क्लियर है, एक गवाह से आप ऑन ओथ स्टेटमेंट ले रहे हैं, एफिडेविट ले रहे हैं उसका, और दूसरा जो बंदा है जिसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ऑन ओथ नहीं है। जब काउंटर एफिडेविट नहीं है तो उसकी बात को आप प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ दे के उसको सही गर्दा रहे हैं, और जो ऑन ओथ है उसको आपने विदाउट एनी रीज़न ब्रश असाइड कर दिया। तो ये चीज़ें जो हैं बहरहाल इस कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क हैं, और उन्होंने कोई ऐसा काम, वाकई बेंच ने जो रिमार्क्स दिए हैं, जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त दी हैं। जो थोड़े हिंट्स हमें पता चल रहे थे, आल दो कि रिपोर्ट अभी पब्लिश नहीं हुई, लेकिन अनऑफिशियली मीडिया पे भी इसके टिकट चलते रहे, तो मैं समझता हूँ कि वो वाकई अप टू द मार्क, अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है, और उन्होंने असल काम छोड़ के किसी और साइड पे चले गए। राइट, और फिर पंजाब हुकूमत को, जुबैर साहब आपके कमेंट्स भी इस पे चाहूंगी सर। जिस तरह से आज चीफ जस्टिस ने भी कहा कि सारा मलबा पंजाब हुकूमत में डाल दिया गया है, राना सनाउल्लाह साहब जिम्मेदार थे, करार दिया गया है, एब्जॉल्व किया गया जिम्मेदारान को, जिस तरह से क्या जिम्मेदारान का तयन हो सकेगा? और फिर जो वही बात है जो कल भी एक अहम समात है उस हवाले से, 6 जजेस के लेटर अब सिर्फ 6 जजेस तक ही महदूद नहीं है, पूरी पाकिस्तान की अदालतें और जजेस जो है वो कह रहे हैं कि जी तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं वो कह रही हैं कि इंटिमिडेशन होती है, थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, जिस नौयत के थ्रेट्स दिए गए, क्या जिम्मेदारान का तयन हो सकेगा सर? ये देखिए, जो चीज़ देखने की है कि चीफ जस्टिस साहब ने 2 बातें बहुत कही केसों के सिलसिले कि जी पार्लियामेंट का काम है कानून साजी, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, और ये एग्जेक्टिव का काम है वो करेंगे। अब खुद आपने कमीशन उन्होंने रिफर कर दिया उसको और उन्होंने रिपोर्ट दे दी, वो अब आपके उससे नहीं है, क्योंकि उस दिन जो हेयरिंग हो रही थी ये सब मौजूद थे, ये शहबाज भी थे वहाँ। चीफ साहब ने कहा कि मैंने तो एक जर्नल का नाम लिया था और मेरी जोजा ने जाके उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसके बावजूद भी देखिए क्या हुआ। तो देखिए ना, आपने खुद तो रिलाई किया, आपने तो खुद रिफर किया केस को कि जी वो एग्जेक्टिव की उनका ये काम है, वो करेंगे तो वो ला के देंगे। अब रिपोर्ट आपके हिसाब से सही नहीं आई तो फिर अब उसका क्या है? यही हमारी बात थी कि 6 जजों के बारे में कहा गया कि जी मेरे चीफ साहब ने एक ऑब्जर्वेशन दी सिंध हाई कोर्ट में, एक तकरीर में उन्होंने कहा कि जी मेरी वॉच में तो कोई कंप्लेंट नहीं आई। अब 6 हाई कोर्ट ने, 5 हाई कोर्ट ने कह दिया कि जी अभी भी हम इंटरफेरेंस हो रही है, तो अब तो ये सब एक कंप्लेंट नहीं तो क्या है आपके सामने? आप फिर एक एग्जीक्यूटिव, आपने जो मीटिंग की उसमें पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर थे, उन्होंने उनसे मीटिंग की और कहा कि एग्जीक्यूटिव का कमीशन बना दो, वो रिकॉर्ड करिए, पहले ऑर्डर का हिस्सा है। उसी वजह से हम कुछ लोगों ने एप्लीकेशन दी कि नहीं सर ये रिकॉर्ड हो जाए, और हम अभी भी कहते हैं कि कमीशन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद ये क्योंकि वहाँ बुलाए लोगों को अपने सामने इसी हेयरिंग में फैसला करे, एविडेंस ले, क्योंकि ये जजमेंट्स हैं हमने साइट की हुई है, हमने जजों के सामने किया हुआ है कि ये एविडेंस ली जा सकती है और ये लें और उस पर फैसला करें। क्योंकि शौकत सिद्दीकी साहब जस्टिस के केस में देखिए वो उनको तयन नहीं किया गया, यहाँ आपने एग्जीक्यूटिव पे छोड़ दिया तयन करने, उन लोगों के बारे में उन्होंने उनको क्लीन चिट दे दी। तो यही तो हमारा कहना है कि आप उन्हीं लोगों से कैसे इंक्वायरी करा सकते हैं जिनके खिलाफ एक रिपोर्ट आनी है, जो आप इल्जाम लगाए कि ये इंटेलिजेंस एजेंसियां एग्जीक्यूटिव हमारे साथ ये कर रही हैं, कि जजों के रिश्तेदारों के साथ कर रही है, हमारे बेडरूम्स के अंदर कैमरे लगाए हुए उन्होंने,
तो इसकी वो खुद क्या रिपोर्ट देंगे? तो ये सारा गेम है। अब तो ये जो रिपोर्ट जो आई है धरना केस में, इसकी वजह से अब जो ये प्रोसीडिंग्स कल हो रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बात उन पे नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारी दरखास्त होगी और यही हमारी प्ली होगी कोर्ट के सामने कि जी इसका फैसला खुद करें, फुल कोर्ट चले और फुल कोर्ट फैसला करे इसका। राइट। खोसा साहब, फाइनल कमेंट्स आपके भी। आज चीफ जस्टिस साहब ने ये भी उनके रिमार्क्स थे कि अगर फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद होता, इम्प्लीमेंट होता, तो शायद 9 मई का वाकया भी ना होता। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस? अगर आप डिटरमिन तो कर लेते हैं हर दफा की इंटरफेरेंस हुई है, मगर आप जो कसूरवार हैं उन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेते, और क्या ये एक्शन ले लिया होता या क्या ये लेजिस्लेशन जिस तरह इन्होंने उस वक्त रेकमेंड किया वो हो गई होती, फेडरल गवर्नमेंट अपना काम कर गई होती, तो ये नौबत ही ना आती। तो बिकॉज ये नौबत अब आ चुकी है और अब तो पानी सर से गुजर चुका हुआ है। पाकिस्तान की सारी जुडिशरी इस कह चुकी है कि इंटरफेरेंस हो रही है इसमें। सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अब 6 जजेस नहीं रहे, अब आपको पंजाब के सारे जजेस ने कह दिया इंटरफेरेंस हो रही है। अब आपको सिंध के सारे जजेस ने कह दिया हमें थ्रेट्स मिल रही हैं। आपको केपीके के सारे जजेस ने कह दिया कि यहाँ पर जो है हम बोले तो इल्जाम लगता है। आपको केपीके के जजेस ने कह दिया कि उनको टेररिस्ट थ्रेट आ जाती है जब वो किसी केस का इंसाफ करने लगते हैं किसी केस में। अफगानिस्तान से बिल्कुल की जुडिशरी ये कह रही है, और हमारी इसमें तवक्को होगी कि जिस तरह आज काजी साहब ने बड़े सीरियस रिमार्क्स दिए, रिमार्क्स के अलावा थोड़ा आगे चलें और इसका तदारुत भी करें कल की हियरिंग में। अगर फुल कोर्ट बना सकें तो बहुत बेहतर होगा। पाकिस्तान की सारी जुडिशरी, सारी वकला कम्युनिटी कम से कम एक पेज पर खड़ी है, एक ही फैसला आ जाएगा और ये मामला हमेशा के लिए सेटल हो जाएगा। राइट। उम्मीद यही करते हैं। तमाम नजरें अदालत उज़्मा पर मरकूज हैं। थैंक यू सो मच पाशा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। खोसा साहब बहुत शुक्रिया। आप जुबैर साहब थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। और हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं वेरी ऑनर्ड शंदाना गुलजार खान साहिबा, रुकन कौमी असम्बली, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उनसे हम गुफ्तगू करेंगे रिगार्डिंग आज की जो इंपॉर्टेंट अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात हुई है उमर अयूब साहब, कौमी असम्बली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ, उनके चेंबर में ये मुलाकात होना एक ऐसे वक्त में होना कि जब इमरान खान साहब के जो खदशात हैं जेल में मौजूद वो बढ़ते नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते उनका एक टेलीग्राफ जो बरतानवी जरीदा है उसको उसमें आर्टिकल छपना, और उस आर्टिकल में भी उन्होंने जिन खदशात का इजहार किया है उससे मुतालिक, और उसके बाद के सिनारियों में हम ये अहम तरीन मुलाकात होते हुए देख रहे हैं पीटीआई की फ्रंट लाइन लीडरशिप के साथ अमरीकी सफ़ीर की। और आपको ये भी याद होगा कि 1-2 माह कबल जब कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन ने ये कंसर्न्स रेज किए थे, तो इस हवाले से भी मैं गुफ्तगू करना चाहूँगी प्रोग्राम में ही, बल्कि इस पे सवाल भी करूँगी। शंदाना साहिबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू। तो शंदाना साहिबा, सबसे पहला सवाल तो इसी से मुतालिक आज जो अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई है, उमर अयूब साहब पीटीआई की दीगर मेंबरान भी मौजूद थे वहाँ पर, और ये ऑपोजिशन लीडर के चेंबर में ये मुलाकात होना क्या कन्वे कर रहा है, क्या बता रहा है, क्या कंसर्न्स शेयर किए गए आपकी जमात की जानिब से? देखिए, शुक्रिया अलीना। एक तो मुझे नहीं पता कि इस मीटिंग को किसने प्लान किया था, किसने डिज़ाइन किया था, बट नेचुरली खान साहब की इजाज़त के बगैर या उनको बता दिया गया कि ये मुलाकात है या उनको बता दिया जाए कल मंगल है और उनको बता देंगे। आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी पीटीआई की, पार्लिमानी पार्टी, तमाम सूबों से एमएनएज एमपीए सेनेटर्स इकट्ठे हुए थे। और देखिए, खान साहब कभी भी किसी को मना नहीं किया, बल्कि इफ यू रिकॉल अमेरिका से ये ऑर्डर आया था कि खान साहब से अमेरिकन एम्बेसडर मुलाकात करे। अब जी मैंने जैसे जिक्र किया कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन, जी वो जो कंसर्न सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन के हवाले से उन्होंने कंसर्न्स रेज किया, तो कहा था कि अमेरिकी सफीर उनसे मिले और उनके जो कंसर्न्स हैं उसको दरियाफ्त करें। जी, इसके बाद अगर आप याद है, कुछ दिन पहले बहुत अजीब सी स्टेटमेंट दी थी सेनेटर चक शूमाकर ने। जी, उन्होंने कही तो अच्छी बात थी, लेकिन अगर बात महदूद करते तो शायद वो बेहतर होती। उन्होंने कहा कि we should not kill, और इमरान खान should not be killed। अब यहाँ तक फुल स्टॉप हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी, उनकी नेकनियती का सबूत आ जाता। उन्होंने फुल सेंटेंस बोला कि इमरान खान should not be killed in prison, which is very because जिस तरह में एक शक्की दिमाग है, so that statement should have worried everyone। And then उन्होंने कहा it's the least Washington to do for him, which means कि उनको अपनी गलती का तो एहसान, अब नेचुरली सेनेटर चक शूमाकर ने तो फैसला नहीं किया था ना कि खान साहब की हुकूमत हटानी है, वो तो कांग्रेस ने नहीं किया था, वो तो एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, साइफा, ये सारा जनरल बाजवा के साथ आमदोरफ्त और ये हुसैन हकानी और ये सारा ड्रामा।
तो मुझे जो फिक्र है एज एन इंडिविजुअल, आई हैव नो आइडिया कि एम्बेसडर ने क्या बात होगी, बट मेरा शक है कि उसी लाइन से बात हुई होगी। सेनेटर चक शूमाकर इज अ पावरफुल फिगर, और ऑल्दो पाकिस्तानी सेनेटर्स में या एमएनएज में तो हिम्मत है नहीं कि किसी को कह के जब बाइडन साहब को मारेंगे तो इस तरह न मारे या इस तरह मार दें या मत मारे। हम तो ऐसे कभी बात नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि वो हमारे आका हैं आजकल बाइडन साहब, तो अगर उनकी हुकूमत से भी बात आ गई है तो नेचुरली एम्बेसडर तक तो ये पहुंची होगी, तो शायद वो उमर अयूब भाई से डिस्कस करने के। आई हैव ऑनेस्टली नो आइडिया। बट चंदाला साहब, डू यू एक्सपेक्ट कि आपकी पार्टी ने तमाम वो कंसर्न्स जो इमरान खान साहब इवन अपने वो टेलीग्राफ के आर्टिकल में भी रेस कर रहे हैं, उनका इजहार किया होगा, वो कन्वे किया होगा अमरीकी सफीर को? Probably, most probably। देखिए, यही न्यूज़पेपर्स थे, द टेलीग्राफ था, इवन द गार्डियन जो अपने आप को लेफ्ट विंग पेपर कहता है, फाइनेंशियल टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, ऐसे ऐसे पुट्ठे आर्टिकल खान साहब पे लिखते थे पोस्ट BONC दुनिया को कन्विंस करने के लिए कि हमने ठीक किया। बट अल्लाह के काम अलग ही होते हैं। अगर आप अल्लाह को नऊजुबिल्लाह इक्वेशन से निकाल भी दे, दुनिया के काम अजीब जस्टिस पे एक सिस्टम बनाया हुआ है नेचर का, रब का। यूक्रेन तबाह बर्बाद हो गया, गजा तबाह बर्बाद हो गया। एक ही पागल है जिसकी अपनी इकोनॉमी ठीक उससे होती नहीं है, तो ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को लगा रहा है। अब कभी कह रहे हैं कि जी, उमर अयूब भाई ने उस दिन बहुत अलार्मिंग बात की नेशनल असेंबली में। उन्होंने कहा कि हमें खबरें आई हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो उसकी बात को तो सुनना पड़ेगा। ही सेड कि हमें कहा गया है कि अफगानिस्तान और ईरान के खिलाफ पाकिस्तान में हवाई अड्डे या जंगी अड्डे दे दिए गए हैं अमेरिका को। अगर ये बात सच है तो इसके हमें बताया जाए कि क्यों, और अगर झूठ है तो इसकी तरदीद की जाए गवर्नमेंट की तरफ से। व्हाट आई नो, अभी तक फॉरेन ऑफिस ने कुछ ऐसा नहीं कहा इन राइटिंग। राइट, बट चंदाना साहिबा, आपकी जमात का और आपके जो बानी है आपकी जमात के, उनका एक बयानिया था जब से आप लोग की हुकूमत को टॉपल किया, और उसके बाद वो पूरे रजीम चेंज का जो बयानिया था उसमें अमेरिका को ही मौरूद इल्ज़ाम ठहराया जाता था कि जी रजीम चेंज ऑपरेशन में अमेरिका इन्वॉल्व था, और लोकल कोलैबोरेटर्स ने मावनत की, और किस तरह से ये पूरा एग्जीक्यूट किया गया। सो अब अगर अमेरिकी सफ़ीर से मिलकर वो कंसर्न्स का इजहार करके लेट्स से, और फिर आने वाले दिनों में अगर अगला कदम हम ये भी देखें कि अमेरिकी सफ़ीर इमरान खान साहब से जेल में अगर मुलाकात भी कर रहे होंगे, जिसके भी हवाले से आप कॉमेंट कर सकती हैं, बट आपके बयानियों को कितना नुकसान पहुंचेगा आपके ख्याल में? नॉट एट ऑल। देखिए, आप जब बातचीत करते हैं आप दुश्मन से ही करते हैं। हमारा तो खेती का कल्चर है, या पुलिस थानों में देख लें या पंजाब में पंचायत देख लें, आपने जब अमन करना होता है दुश्मन के साथ करते हैं, दोस्तों के साथ थोड़ी अमन होता है। दुश्मन के साथ बात करके अमन होता है। दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 किस तरह खत्म हुई, वर्ल्ड वॉर 2 किस तरह हुई, जिनीवा अकॉर्ड्स क्या थे, ऑस्लो अकॉर्ड्स क्या थे, मतलब ये तो दुनिया के कितने अकॉर्ड्स थे। अगर आप दुश्मन से बात करोगे तो अमन आएगा ना, मतलब लड़ते रहो, एक दूसरे पे बमबारी करते रहो। मुसीबत ये खान साहब ने वैसे बड़ा इसमें एक लाइन भी बड़ी क्लियर ड्रॉ कर ली थी गुज़िश्ता हफ्ते ही, आपको वो मुज़ाकरात और डील के हवाले से जो इन्होंने लाइन ड्रॉ की थी बड़ी क्लियर, और साथ साथ उन्होंने यही बात की थी जो आप कह रही हैं कि बातचीत जो है वो मुखालफिन से की जाती है, दोस्तों के साथ नहीं। सो ये जो मुज़ाकरात और ये जो बातचीत होगी, जहाँ पर आप कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो दुश्मन है और दुश्मन के साथ बातचीत हो सकती है, तो पाकिस्तान में खान साहब के दुश्मन वही है जिनका इजहार वो अपने दूसरे आर्टिकल में भी कर रहे हैं, जो हदफ जो है उनके नजर आ रहे हैं, उनके साथ बातचीत का एक वो माहौल बनते देख रही हैं आप? देखिए, इसमें बहुत सारे हमने अपने बहुत लोडेड सवाल पूछे, लेट मी क्लैरिफाई। अमेरिका पाकिस्तान इमरान खान का दुश्मन नहीं है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन खान एडमिनिस्ट्रेशन के दुश्मन थी, इसमें बहुत फर्क था। ठीक, दूसरी बात, खान साहब ने तब भी अमेरिका के खिलाफ नहीं बोला था। उन्होंने एक हक की बात की थी कि एक साइफर, एक थर्ड रेट स्टेट डिपार्टमेंट का ऑफिशियल, उसकी हिम्मत है कि पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा को खत लिखता है, साइफर इंस्ट्रक्शंस देता है कि अगर आप लोगों ने फलाना किया, खान को हटाया, तो ऑल विल बी फॉरगिवन। आप होते कौन है माफी देने वाले? हमें किया क्या है? हमें हक नहीं था एब्सोल्युटली नॉट बोलने का। हम क्यों यूक्रेन की जंग में जाए, हम क्यों ईरान की जंग में जाए, हम क्यों अफगानिस्तान की जंग में जाए, हम क्यों किसी की जंग में जाए? हम थक नहीं गए पुरानी जंगों से, अपने शुहदा करवा के, अपने सिविलियंस, अपने अफवाज, अपनी पुलिस। तो एक तो ये बेसिक सीखना होगा कि खान की लड़ाई किसी से नहीं है, उनकी लड़ाई अपने मुल्क के लिए है। दूसरी बात, पिछले 2 साल में जो ये गंदा एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान हुआ, 4 प्राइम मिनिस्टर्स बदले 24 महीने में, क्या मईशत आ गई। अभी बेस्ट फ्रेंड्स आए थे इनके, 1 रुपया यहाँ पे नहीं कर गए मईशत। ब्लूमबर्ग ने इनको सुना दी है कि आपसे नहीं संभाला जा रहा, पीछे हट जाए। बट प्रॉब्लम है कि मोडसी सियासत में तो यही होगा। लोग मुझे आज सवाल पूछ रहे थे कि जी आप लोग खुल के क्यों नहीं करंट COS और करंट DGISI का नाम क्यों नहीं लेती, उन्होंने मदद की है पीपल की, उन्होंने की। मैं कहा मेरे भाई मेरी बात सुनो, इस वक्त कौन है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर कौन है, पंजाब चीफ मिनिस्टर कौन है, बलूचिस्तान कौन है, सिंध कौन है, स्पीकर किसको पोजीशन मिली है, चेयरमैन सेनेट किसको मिली है? मुझे तो इसमें फौज का कोई बंदा नहीं नजर आता। या तो ये सारी पार्टीज फिर फौज के साथ मिली हुई है, या तो हम ये कहेंगे
या हम कहेंगे कि इनका कोई अपना कैरेक्टर, कोई स्पाइन नहीं है, ये मौका देखते ही पाकिस्तान के कमरे में छुरा घूमते हैं। देयर कैन बी नो थ्री वेज अबाउट इट। एक बात सच होगी ना, तीन तो नहीं हो सकती हैं। अगर फौज पीटीआई की दुश्मन है, फिर सवाल पूछना होगा कि क्यों दुश्मन है। अगर पीपल्स पार्टी नून लीग पीटीआई की दुश्मन है तो क्यों दुश्मन है। अगर खान साहब इन सब से बात नहीं करना चाहते क्योंकि ये लोग मफाद परस्त हैं। इन लोगों ने कब बट चंदाना साहिबा, एट द एंड ऑफ द डे एक डायलॉग के थ्रू ही एक वो ब्रेक थ्रू क्रिएट हो सकेगा ना। मामला जो है वो इस वक्त एक डेडलॉक बरकरार है, जिससे ऑब्वियसली मुल्क इज पेइंग द प्राइस फॉर इट। अवाम भी जो है वो एक स्टैंडर्ड एक पोजीशन में नजर आते हैं। इंस्टेबिलिटी जब तक रहेगी, अब इससे आगे भी निकलना है। आगे निकलने की तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स और गैर जमहूरी कुव्वतें जहां वो भी सपोर्ट करती आई हैं तमाम सियासी जमातों को अपने अपने वक्त पर, और आप भी उससे अग्री करेंगी इस बात का कि 2018 में भी खान साहब भी कहते थे बड़ी एक्सेप्शनल मिलिट्री और सिविल जो क़यादत थी उनकी रिलेशनशिप थी। सो उनके साथ भी बैठ के एक ऐसा एक रूम क्रिएट करना, एक ऐसी स्पेस क्रिएट करनी कि जिसमें मुल्क को आगे लेकर बढ़ा जा सके। अब खान साहब अगर अपने आर्टिकल्स में मुसलसल हदफ तनकीद जो है उन्हीं इदारों के सरबराहान को बनाएंगे, जिससे ऑब्वियसली मतलब आपके तो एक नुक्ता है, लेकिन हमारे जो दुश्मन अनासर हैं, जो दुश्मन मुल्क हैं, वो तो ज्यादा उससे फायदा उठाएंगे। आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए? देखिए अलीना, मैं आपका आधा सवाल तो समझ भी नहीं आया, जरा शोर बहुत था, लेकिन जो समझ आया मैं उसके जवाब दे देती हूँ। देखिए, पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए किसी से भी हम बात कर सकते हैं, वो कोई अना का मसला नहीं है, लेकिन इश्यूज हैं कुछ। अगर पाकिस्तान को स्टेबलाइज करना है, क्या ये चोर खानदान ये मानने को तैयार है कि हम चोर हैं? कभी भी नहीं। क्या ये ताकत छोड़ने को तैयार है? कभी भी नहीं। क्या पीपल्स पार्टी की चेयरमैनी कभी जरदारी भुट्टो के अलावा किसी को मिल सकती है? नॉट हैपनिंग। कभी नून लीग की चेयरमैनशिप शरीफों से बाहर जा सकती है? नॉट हैपनिंग। JUI देख लेंगे, सारी मोरूसी पार्टीज देख लें, कभी इनकी फैमिली से। These are not political parties, they are kleptocracies, they're dynasties and they serve a purpose। और जब पर्पस खत्म हो जाता है, एक दूसरे के साथ डुगडुगी खेलते हैं, आगे हो जाता है, एक पीछे हो जाता है। जहां तक मुल्क की सलामती की बात है, आई एग्री विद यू। खान साहब ने मुफाहमत के लिए 3 शराइत कही है, मैंने कितनी टीवी शोज पे दोहराया है, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बोला है। जब हम जेल मिलने गए थे, he told us 3 conditions for any dialogue and the main overarching condition कि पाकिस्तान को कुछ नहीं होना चाहिए, बांग्लादेश का रिपीट नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान का एक शहरी ना मेरा, हमारा कतरा ना एक खून का बहे, चाहे वो नून पीपल, JUI, ANP जो भी हो, इट्स ऑल पाकिस्तानी ब्लड। दैट मीन्स स्टेबिलिटी फॉर पाकिस्तान। बट वो कैसे होगा? स्टोलन मैंडेट वापस दें, फॉर्म 45 वाले लोगों को वापस लेके आए असेंबलियों में। दूसरा, जो हमारे बेगुनाह जेलों में इस वक्त लुटक रहे हैं उनको निकाले। और तीसरा, जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मिलिट्री केसेस हो रहे हैं उनको सिविलियन ट्रायल्स में शिफ्ट करें, जिसने गलत किया उसको सजा देंगे। बट ये नहीं हो सकता कि आप लोग हमारे गर्दनों पे जूता रखे और फिर बोले कि हमसे नेगोशिएट करो। दैट इज सिंपली नॉट एक्सेप्टेबल। एंड देन खान साहब हैज ऑलरेडी प्रॉमिस्ड रेसिप्रोसिटी। उन्होंने ये भी कहा है कि हम फतह मक्का वाला मॉडल इस्तेमाल करेंगे, साउथ अफ्रीका वाला करेंगे, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, माफी तलाफी करेंगे। हमें तो खान साहब ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आपने किसी का बुरा नहीं बोलना। वो लोग जो हमारी टांगे तोड़ते हैं, जो हमारे सर फोड़ते हैं, हमें उनकी इजाजत नहीं है बुराई करने की। हम एक जनरल बाजवा की बात करते हैं क्योंकि वो फिसल गया, हमने उसके अलावा कभी भी किसी बुराई नहीं की। और जहां तक खान साहब ने करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की डायरेक्ट बात की है, वो अपनी बीवी, उनका जो इस वक्त पॉइजनिंग हो रही है, उनके कत्ल की खदशे हैं, तो वो उन्होंने बता दिया। तो एक बंदे को इतनी भी इजाजत नहीं कि वो जेल में बैठ के ना बता सके कि मुझे ये खौफ है या मुझे ये डर है या मुझे शक है। अब हर चीज ट्रीजन में आ जाएगी, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन डर है, शक है, उस पर आप एक को बिल्कुल अक्यूज करें और चार्ज कर दें कि जी उसके पीछे जो है वो यही होंगे विदाउट एनी एविडेंस, और अभी जो है अल्लाह ताला उनको सेफ रखे। बट शहजाद साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि जो हम बात करते थे डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात के भी हवाले से, उससे एक और सवाल कि आने वाले दिनों में क्या आप एक्सपेक्ट करती हैं कि इमरान खान साहब से जेल में अमरीकी सफीर की मुलाकात हो रही होगी, और जहां पर इमरान खान साहब ये स्ट्रेस कर रहे हैं इस बात पे कि वो अपनी रिहाई हो या उनके तमाम वो वर्कर्स और लीडर्स की रिहाई हो, वो एक जुडिशल रूट के तहत जो है वो चाहते हैं, वो किसी डील के तहत जो है वो बाहर आना नहीं चाहते। लेकिन अगर ऐसे में अमरीका अगर कोई रोल प्ले करेगा, उनके लिए काबिल कबूल होगा? देखिए, खान साहब को अल्लाह 100 साल जिंदगी दे। भुट्टो साहब ने कहा था कि इफ आई एम किल्ड, किसी ने भुट्टो साहब आज तक नहीं पूछा। बीबी शहीद ने कहा था कि अगर मुझे शहीद किया जाए ये लोग मेरे कातिल होंगे, किसी का पूछा गया? इस मुल्क में तो आदत पड़ गई है लीडर्स को मारने की। ज़ियाउल कायद आज़म को, अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, लियाकत अली खान, फातिमा जिन्ना, भुट्टो साहब, बेनजीर, जनरल ज़ियाउल हक, ये तो सबको, मतलब ये कौन सी नई बात है किसी लीडर को मार देना जेल में या जेल से बाहर। ठीक है, पहले तो ये बात, अल्लाह ना करे कि बात सच हो, बट हर बंदे को कानूनी हक है कि कहे कि मुझे आप पे शक है, आप ही करेंगे। So it's up to the other one to disprove it, and the only way to disprove it is not to kill.
दैट इज द ओनली वे यू कैन डिस्प्रूव इट। अच्छा, जहां तक बात हुई, आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि डील और ढील, देखें खान साहब इज नॉट इंटरेस्टेड इन अ डील, वन यू थिंक वो कर नहीं सकते थे? उनको शुरू से ऑफर नहीं, देखिए मुझे जो पता है, मेरी नाकिस नॉलेज हमेशा होती है ना, मैं कोर कमेटी में हूँ ना, मैं पॉलिटिकल कमेटी में हूँ, मैं तो सिर्फ जो इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे जो लोग बात बताते हैं, जो जर्नलिस्ट से बात होती है, जो हमें समझ आती है, खान साहब ने मना कर दी कि ना मैंने लंदन जाना है, ना मैंने सियासत छोड़नी है, ना मैंने बनी गाला जाना है, ना मैंने जमान पाक साहब जेल जाना है, मेरे केसेस अदालतों के थ्रू खत्म होंगे। बिल्कुल, और एक ही मौके पे वो बिल्कुल कायम है कि कोई उसमें तब्दीली नहीं आएगी, वो पीछे नहीं अपने मौके से हटेंगे। शहनाज साहब, ड्रिल को एक मुझे ब्रीफली जवाब दीजिएगा, 2 सवाल बड़े अहम आपसे करने। एक तो शेर अफजल मरवत साहब के नाम से मुतालिक, उन्होंने कैसे बानी पीटीआई और आपकी जमात को मायूस किया कि उनके नाम के बजाय अब शेख वकास अकरम साहब का नाम जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के तौर पे सामने आ चुका है, और ये पॉलिटिकल कमेटी ने आपके डिसाइड किया ये मामला? देखिए, मेरी तो हमेशा ही वो चेयरमैन है, देयर इज नो सच थिंग एज बानी चेयरमैन फॉर मी, वो चेयरमैन है और गौहर भाई एक्टिंग चेयरमैन है। सो इमरान खान साहब का नाम था, इमरान खान साहब ने ये नाम दिया था शेर अफजल मरवत साहब का। जी, मैं आपको बता देती हूँ, लास्ट वीक शेख वकास अकरम साहब जब जेल मिलने गए थे खान साहब से, मैं उनसे बैठी, मैंने उनसे पूछा कि खान साहब ने क्या मुलाकात हुई, कैसे लग रहे थे, ठीक थे? 5-6 लोग गए थे, आई थिंक उनके साथ आतिफ भाई भी थे। तो ही सेड कि खान साहब ने मुझे खुद कहा है कि मुझे कहा गया था कि पीपल्स पार्टी को और नून को शेर अफजल मरवत पे कोई ऑब्जेक्शन था। इफ दैट बी द केस तो फिर अपैरेंटली हामिद रजा साहब का नाम आया था, एंड अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है शेर अफजल मरवत पे पीएसी के लिए तो उनको दे दे। अभी शेख वकास अकरम मुझे खुद ये बात बताई थी पिछले हफ्ते असेंबली में, आई थिंक ट्यूसडे या थर्सडे को मिले थे, मुझे नहीं याद कौन सा दिन था। सो लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज, ये तो मुझे खुद बताया। अब अगर पॉलिटिकल कमेटी ने शेख वकास अकरम डिसाइड कर लिया है और खान ने कुछ और डिसाइड किया था, ये तो हमें अब जेल से ही पता चलेगा जब या शेख वकास खुद जाएं। लेकिन आपकी पार्टी, शंदाना साहिबा, इसके तनाजुर में आपकी पार्टी बड़ी एक्सट्रीमली डिवाइडेड नजर आ रही है इस एक नुक्ते पे भी, और शेर अफजल मरवत साहब तो कह रहे हैं ये बड़ा फ्रॉड किया गया, ये वोटिंग के हवाले से तो उनको भी आगाह नहीं किया गया था। उन्होंने कहा मैं इमरान खान साहब को खुद जो है वो आगाह करूंगा इस हवाले से कि ये बड़ा एक फ्रॉड किया है। तो ये कोई अच्छा इंप्रेशन तो आपकी जमात के बहरहाल इस हवाले से नहीं आ रहा। It hardly matters, Alina, we're a different kind of party. हम तो खान साहब से भी लड़ते थे जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। उन्होंने हमें इजाजत दी थी, उन्होंने हमें फ्रीडम दी थी, उन्होंने हमें आजादी दी थी सोचने की, बोलने की। हम खान साहब के डिसीजंस को भी क्वेश्चन करते थे कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या करें। पब्लिक का प्रेशर आया तो खान साहब ने सीट बदल दी अभी पंजाब में। राइट, सो इन शॉर्ट अभी शेख वकास का नाम जो है वो फाइनल हो गया है या अभी भी खान साहब ने डिसाइड करना है इस पे? I have no idea. मैं आपको कल पूछ के बता सकती हूँ। ये वोटिंग तो हो चुकी है, बहरहाल सारी खबरें भी सामने आ चुकी हैं कि आपकी पॉलिटिकल कमेटी ने ये वोटिंग करवा ली थी और मेजॉरिटी ने डिसाइड किया है कि शेख वकास अकरम शुड लीड दिस पोस्ट। I don't know if the majority has the power to decide. I don't know what Khan's instructions are. Right. But I know if anybody's gone against Khan's instructions, it will be reversed. Right. और 9 मई के हवाले से मैं जरूर पूछना चाहूंगी, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयारियां कर रही है 9 मई को, 1 साल जो होने को आ रहा है? जी, को कमेटी का हमने एक अलामिया देखा जिसमें कुछ थी इंस्ट्रक्शंस के तमाम पाकिस्तान में सब लोग रात को अपनी छत पे या मोमबत्ती या मोबाइल लेके जाएं, एक चिरागा सा करें, बिकॉज हमें पाकिस्तान के लिए नूर चाहिए, हमें पाकिस्तान के लिए लाइट चाहिए। और खान साहब इज दैट लाइट फॉर पाकिस्तान राइट नाउ। ही इज द ओनली ट्रू सेवियर, द ओनली ट्रू पेट्रियट फॉर पाकिस्तान इन माय ओपिनियन। कोई ना एग्री करे, डजंट मैटर। दूसरी बात, हमने एक पीसफुल रैलीज करनी होंगी, हमें पुरअमन कानून के दायरे के अंदर रहते हुए। तीसरा, हम लोगों ने भूख हड़ताल की है पेशावर प्रेस क्लब के सामने, हमारे एमपीए साहिब हैं फजल इलाही, 3rd टाइम इलेक्टेड, वो कर रहे हैं। 9th को तमाम पाकिस्तान में प्रेस क्लब के सामने भी प्रोटेस्ट होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी। मैं अपने हल्के में जो हमारे केपी के जो प्रिजनर्स निकले जेलों से, मैं उनको बुला रही हूँ, उनकी दावत मैं कर रही हूँ, बिकॉज 9th मई में जितने हमारे शुहदा थे उनकी फैमिलीज को बुला रही हूँ। देखिए 9 मई को कोई, अल्लाह का शुक्र है कि नहीं हुआ, बट कोई हमारे अफवाज में से या पुलिस में से कोई शहीद नहीं हुआ। पीटीआई के वर्कर्स हुए थे और लातादाद अमाउंट के, लेकिन लोग डर के मारे बता नहीं रहे थे। तो मेरा तो जाती ये है कि मैं इंशाल्लाह अपने लोगों के साथ, अपने सूबे के साथ, अपने मुल्क के साथ 9 मई में यौम शुहदा मनाऊंगी। मेरे लिए वो दिन सिर्फ यौम शुहदा है। और शंदाना साहिबा, गिरफ्तारियों के भी खदशात हैं? एब्सोल्युटली। आज मेरे साथ एक, आई एम ग्लैड यू आस्क्ड, एक अजीब सा काम हुआ। मैं आज गई थी फ्रॉम माय डेंटिस्ट टू द प्रेस क्लब टू अटेंड समथिंग। वहां से निकली तो बहुत अजीब से कुछ लोग सामने खड़े कह रहे थे कि हम पीटीआई के वर्कर्स हैं, और फिर खान साहब को बुरा भला कहने लगे और अली अमीन साहब को बुरा भला कहने लगे, पीटीआई को, सेहत कार्ड को। तो मैंने कहा भाई मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही, यू से यूर पीटीआई वर्कर, आपको मसला क्या है, टेल मी, आई सॉल्व योर प्रॉब्लम। ऑस्टेरिटी हम नहीं मानते केपी में। आई सेड जी ठीक है, अभी मसला है पैसों का, फवाक के पैसे नहीं दिए, मिल जाएंगे, इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा, नाराज किस बात पे हैं।
चीखने लग गया, आप 9 लोगों में आपने 9 मई को बिल्डिंग जलाई हैं। आई सेड आप होश में हैं, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, आप सब तोड़फोड़ वाले मुल्क दुश्मन है। आई सेड आई एम सॉरी, मैं ऐसे फजूल गुफ्तगू किसी के साथ नहीं करती। मैं वहां से निकली, गाड़ी में बैठी, मेरी गाड़ी के सामने आके पहले लेट गया, फिर उसने मेरी गाड़ी मारी, अपना सर मारा, फिर उसने अपने आप को थप्पड़ मारे। एंड आई वाज लाइक, ये कर क्या रहा है? मुझे तब समझ आ गई बाद में जब मैं घर पहुंची, ये ड्रामा इसलिए किया था, वहां 5-6 पुलिस वाले भी थे। ही वाज ट्राइंग टू क्रिएट अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। मेरे साथ भी गनमैन होता है, मेरे साथ भी हल्के वाले होते हैं, गांव वाले होते हैं, आपके खदशात हैं कि 9 मई को भी इस किस्म के सपोर्टर्स बन के, वो डिस्गाइज करके इस तरह के लोग आ सकते हैं? नहीं, ये अजीब सा आदमी था। इसने अपनी जैकेट की लेबल पे एक आईएसआई का वो लगाया हुआ था, बड़ा सा पिन। अब खुदा का वास्ता, आईएसआई पाकिस्तान की प्रीमियर एजेंसी है, मुझे पसंद हो या मुझे बुरी लगती हो, वो एडवर्टाइजमेंट करेंगे ऐसे यहाँ करके, जी मैं आईएसआई वाला हूं और मैं आपको इंटरव्यू करने, ऐसे थोड़ी होता है। मुझे नहीं पता कि कर कौन रहा है, बट निहायत ही अहमकाना अटेम्प्ट थी। इसके बाद और भी होंगे, आई हैव नो डाउट। शेर अफजल मरवत साहब के टायर्स 2 फट गए मैजिकली कमिंग बैक फ्रॉम डीआई खान ऑन द रोड। सो अल्लाह खैर करे, उल्टी सीधी चीजें हो रही हैं। राइट, बट आपने जिस तरह से कहा कि पीसफुल प्रोटेस्ट होंगे, और वो आप तमाम पीटीआई की लीडरशिप जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट 9 मई को लीड करते हुए दिखाई देगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया शंदाना गुलजार साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस एंड फॉर योर टाइम। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।